मुझे ब्रीफ भी बताओ और इशू भी बताओ और फाइनल हाँ कंक्लूजन क्या है ठीक इसमें है। वो बताओ। ओके, तो केस ब्रीफ के बाद ये सबसे पहले ठीक है, ये अगर हम ऊपर जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम अ जज, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि एग्जीक्यूटिव खुद से जज नहीं बन सकते और ना ही वो पनिश कर सकते किसी भी एज अ पनिशमेंट के मेजर्स पे किसी की भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं कर सकते विदाउट जुडिशियल रिव्यू या ड्यू प्रोसेस के। क्योंकि वो उनके फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है। तो केस ब्रीफ में बताया गया है, केस एग्जामिन करता है कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो प्यूनिटिव मेजर के तौर पे क्या वो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सकता है क्योंकि उसने कोई भी पर्सन ने एक एलिजिड क्राइम करा है विदाउट एडहरिंग टू द जुडिशियल ड्यू प्रोसेस। इशू ये क्रिएट होता है कि सेलेक्टिव डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज विदाउट ड्यू प्रोसेस वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को या रूल ऑफ लॉ को, कि क्या डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिमोलिश करती है किसी की भी प्रॉपर्टी को विदाउट ड्यू प्रोसेस, तो क्या वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल से रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस है वो डायरेक्टली जो बिना जुडिशियल प्रोसेस के किसी का गिल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, कि वो जो सिर्फ कोर्ट के पास पावर है गिल्ट को डिक्लेयर करने की। ड्यू प्रोसेस इंक्लूड्स नोटिस एंड हियरिंग्स इन मैंडेटरी आर्बिट्रेशन डिमोलिशंस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ड्यू प्रोसेस इंक्लूड करता है नोटिस हियरिंग के बारे में, एंड आर्बिट्ररी डिमोलिशंस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बेसिकली दीदी इसमें सबसे जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट यही था कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है कि बिना सुप्रीम कोर्ट या बिना किसी ड्यू प्रोसेस के वो एज अ प्यूनिटिव मेजर, अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम क्रिएट करा है तो एज अ प्यूनिटिव मेजर उनकी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश नहीं कर सकते बिना ड्यू प्रोसेस के, यानी कि बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना दे कैन डू दिस। अगर करना है तो ये पावर सिर्फ कोर्ट के पास है। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ओके, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एमएस ललिता प्रसाद वैश एंड सन्स का केस था। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड ही है। ये बात करता है, केस ब्रीफ में ये बात करी गई है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर रेगुलेट कर सकता है कि जो इंडस्ट्रियल एल्कोहल्स है क्या हम उनको इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के टर्म के अंदर ही जोड़ेंगे, जो कि एंटी 8 ऑफ लिस्ट 2 के बारे में बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में। यूजुअली इंडस्ट्रियल एल्कोहल्स वो होते हैं जो क्लीनिंग वगैरह पर्पसेस में काम आते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला कि क्या हम इनको इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स वाले टर्म के अंदर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। इशू यही क्रिएट हुआ था। तो 8:1 रेशियो की ये इंपॉर्टेंट है कि 8:1 की मेजोरिटी हेल्ड हुई थी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में, जिसमें से 8 लोगों ने बोला था कि इंटॉक्सिकेटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स जो कि एंटी 8 शेड्यूल की बात करता है वो सारे फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल्स इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल एल्कोहल। क्योंकि उसका पोटेंशियल है कि वो मिसयूज हो सकता है फॉर इंटॉक्सिकेशन एज वेल। बट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि जस्टिस नागरथना ने इन्हें डिसेंड करा था, स्टेटिंग कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल एक नॉन पोर्टेबल है जो कि आउटसाइड है इस पर्व्यू के इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के, दस अंडर यूनियन कंट्रोल की। मतलब 8:1 में 8 लोगों ने बोला था कि नहीं, इसको इंटॉक्सिकेटेड लिकर्स के टर्म्स के अंडर डालना चाहिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। बट जस्टिस नागरथना ने डिसेंड करा था कि नहीं, इसको अलग, हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल को इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के टर्म में नहीं डाल सकते, ये अलग चीज है। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट केस है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड है। इन री सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ये बात करती है, केस ब्रीफ इसमें बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्वेश्चन में चैलेंज करी गई थी सेक्शन A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें असम अकॉर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि रेगुलेट करता है कि वहां पे असम में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टाइम पे जो इमिग्रेंट्स आए थे ड्यूरिंग दी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे। तो इशू ये राइज होता है कि क्या सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, क्या वो हमारा आर्टिकल 11, 14, 29, 326, 355 वायलेट करता है, नहीं करता है, और क्या इसका इम्पैक्ट आता है असम की इंडिजिनस आइडेंटिटी के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट की 4:1 की मेजोरिटी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन A ऑफ सेक्शन 6A। इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था। जस्टिस सूर्यकांत
along with Justice Sudesh and Mishra, authored the majority opinion emphasizing कि it is necessity for balancing the constitution and social concerns. But इसमें जो एक पर्सन थे जस्टिस पर्दीवाला, इन्होंने डिसेंड करा था और बोला था, डिक्लेयर करा था सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो अंडरमाइन करता है असम की इंडिजिनस पॉपुलेशन की राइट्स को. बेसिकली सेक्शन 6A बात करता है रिगार्डिंग की उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यहाँ पे चैलेंज करी गई थी. इशू रेज होता है कि क्या ये वायलेट करता है कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स को. नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 इश्यू की जजमेंट से, जिसमें से 4 लोगों ने बोला था कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, ये नहीं आप वो करता, अब वायलेट नहीं करता. बट उसमें से एक पर्सन जो थे, जो कि जस्टिस पर्दीवाला थे, उन्होंने बोला था कि नहीं सेक्शन 6A जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो असम के इंडिजिनस पॉपुलेशन के राइट्स को अंडरमाइन करता है. ठीक है दीदी? हाँ ठीक है, नेक्स्ट. ओके सेक्शन जो नेक्स्ट है सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही केस है. ये बात करता है रिगार्डिंग, हाँ ये बात करता है, इसमें केस ब्रीफ में बात करी गई थी कि जो जर्नलिस्ट सुकन्या शांता है, इन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी आर्टिकल 32 के अंदर चैलेंज करने का कि प्रिजन्स में ना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें प्रिजन्स में स्टेट प्रिजन्स में एक मैनुअल दिए होते हैं जिसमें डिस्क्राइब होता है कि इस पर्टिकुलर कास्ट का बंदा यही पर्टिकुलर काम करेगा. कि मतलब प्रिजन्स में जो भी काम या ड्यूटीज असाइन होती थी वो उनको कास्ट के बेस पे असाइन होती थी. तो उन्होंने पिटीशन में आर्ग्यू करा था कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. इशू एक क्रिएट हुआ था कि क्या कास्ट बेस्ड प्रोविजन जो कि स्टेट प्रिजन के मैनुअल्स में दे रखा है, क्या वो हमारे पर्टिकुलर आर्टिकल्स को वायलेट करता है या नहीं करता है. और क्योंकि ये बिकॉज विच गारंटीज द इक्वालिटी, और क्योंकि ये आर्टिकल्स हमारी इक्वालिटी को गारंटी करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और अनटचेबिलिटी को आउटलॉ करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि कास्ट बेस्ड प्रोविजंस जो है वो प्रिजन मैनुअल्स में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पर्टिकुलर इन आर्टिकल्स का वायलेशन है, आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एंड 23 का. कोर्ट ने डायरेक्ट करा था कि सारे स्टेट प्रिजन्स को कि वो अपने अमेंड करे अपने प्रिजन मैनुअल्स को, उसमें से कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस को एलिमिनेट करे और इन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करे. ठीक है दीदी? ठीक है, नेक्स्ट. ओके जो नेक्स्ट केस है वो बात करता है वी सेंथिल बल वर्सेस द डेप्यूटी डायरेक्टर. ये पीएमएल यानी प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस है. इसमें बात करी गई है रिगार्डिंग दी बेल के बारे में कि मिस्टर सेंथी बालाजी जो एक फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है तमिलनाडु के, इन पे ये चार्ज लगा था कि इन्होंने पैसे दे करके अपने एक पर्टिकुलर ब्राइबरी के थ्रू एक पर्टिकुलर अपने एक एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब दिलवाई थी. इशू ये क्रिएट होता है कि क्या पीएमएलए की सेक्शन 45 जो बात करता है पीएमएलए का, उसमें काफी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस है जिसकी वजह से मतलब बेल इजीली अवेलेबल नहीं होती है. तो उसमें बात करी गई थी कि क्या स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होने के बावजूद भी बेल इजीली बार क्या कहते हैं ग्रांट कर सकता है बेल इस केस में या नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर वी बालाजी को बेल ग्रांट करी थी, इम्पोजिंग ये कंडीशंस इम्पोज करके कि वो बाय वीकली ईडी अटेंडेंस देंगे और पासपोर्ट सरेंडर करेंगे. सो बेसिकली जो इसमें इशू क्रिएट हुआ था कि स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के बाद भी क्या बेल एप्लीकेबल हो सकती है कि नहीं. सेक्शन 45 पीएमएलए ये बोलता है कि वो प्रिवेंट नहीं करेगा बेल अगर कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स पे फाइंड होता है कि जो पर्सन है इंश्योर कि पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करना है और जस्टिस को भी प्रोटेक्ट करना है. इस रिगार्डिंग स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के बाद भी उस पर्सन को पर्टिकुलर केस में बेल मिली थी. ठीक है, नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट बात करता है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश, पॉक्सो का केस है रिगार्डिंग दिस. सो इसमें जो एस हरीश है, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज मटेरियल के रिगार्डिंग. बेसिकली दिस केस वाज रिगार्डिंग कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना और उसको आगे ट्रांसमिट करना के रिगार्डिंग. सो यूजुअली ये पर्सन ही वाज ऑफेंडेड और चार्ज अंडर सेक्शन 670B ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट रिगार्डिंग रिगार्डिंग व्यूइंग एंड डाउनलोडिंग. तो मद्रास हाईकोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया था ये करके कि सिर्फ
सिंपली देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंदर ये बोला गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अगर आप डाउनलोड करते हो और अगर आप आगे ट्रांसमिट करते हो तो वो ऑफेंस है। इशू ये क्रिएट हुआ था कि क्योंकि मेयर पोजेशन यानी मतलब उसको डाउनलोड करना उसके अपने पास ही होना बिना ट्रांसमिशन के, क्या वो ऑफेंस होगा पॉक्सो के अंदर की या नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न करा था एंड उन्होंने बोला था कि पोजेशन इवन अगर आपने ट्रांसमिट नहीं करी है, मतलब आपने आगे किसी और पर्सन को नहीं भेजी है, बट डाउनलोड करना और पोजेशन इटसेल्फ इज अ पनिशेबल अंडर सेक्शन 15(1) क्लॉज 1 ऑफ पॉक्सो एक्ट इफ द मटेरियल इज नॉट डिलीटेड, डिस्ट्रॉयड और रिपोर्टेड। अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल को आपने डिलीट, डिस्ट्रॉय, रिपोर्ट नहीं करा है और अगर अब आपके पास है, अगर आप उसको ट्रांसमिट नहीं करते बट तब भी आपका पास उसका पोजेशन है, तो यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1 ऑफ पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट केस बात करता है रिगार्डिंग अरविंद केजरीवाल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2024। ये बेल से रिगार्डिंग केस है, दिस केस रिगार्डिंग बेल। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने चार्जेस फेस करे थे सीबीआई और ईडी के ऊपर रिगार्डिंग दी इरेगुलरिटीज ऑफ इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 एंड 2022। इनिशियली उनका केस में नाम नहीं था, सो ही वाज अरेस्टेड बाय ईडी पहले एंड लेटर ही वाज अरेस्टेड बाय सीबीआई ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी। तो उन्होंने चैलेंज करा था, उन्होंने लीगैलिटी चैलेंज करी थी सीबीआई के अरेस्ट की कि क्या सीबीआई का अरेस्ट इज लॉफुल और नॉट, एंड इवन ही आल्सो सॉट बेल एंड रिव्यू फॉर हिज अरेस्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो इश्यू क्रिएट होता है कि सीबीआई के थ्रू जो मिस्टर केजरीवाल का जो अरेस्ट था इन द जुडिशियल कस्टडी, क्या वो लॉफुल था और क्या केजरीवाल को ग्रांट बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर केजरीवाल को बेल ग्रांट करी थी इन पर्टिकुलर कंडीशंस पे कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट करा था ऑफिशियल एक्टिविटीज से, कि बिना वो प्रायर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड जस्टिस सूर्यकांत ने अपहेल करा था कि सीबीआई की जो अरेस्ट थी केजरीवाल की वो लॉफुल थी, वाइल जस्टिस उज्जवल भुवन ने क्वेश्चन करा था टाइमिंग एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द अरेस्ट को। तो बोथ द जजेस एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टी विद द नीड फॉर द फेयर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। अब इसी का ही एक और केस है सेम सिमिलरली अरविंद केजरीवाल का वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस है। सेम यही चीज के ईडी ने अरेस्ट करा था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऑन दिस 20 मार्च 2024 को इन कनेक्शन विद द एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर पीएमएलए, वही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो केजरीवाल ने चैलेंज करा था अरेस्ट को, आर्ग्यूइंग कि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है एंड ही डिड नॉट कंप्लाई विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी पी को डिसमिस कर दिया था और बट सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी थी एंड ग्रांटेड द इंटरिम बेल पेंडिंग फर्दर लीगल रिव्यू। तो इश्यू क्रिएट होता है कि क्या मिस्टर केजरीवाल का जो अरेस्ट कंप्लेंट है रिगार्डिंग सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए रिक्वायरिंग द ईडी टू एस्टैब्लिश नेसेसिटी ऑफ द अरेस्ट, क्या मिस्टर केजरीवाल को इंटरिम बेल ग्रांट कर देनी चाहिए डिस्पाइट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशंस, क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा हुआ है विच इज इटसेल्फ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो इटसेल्फ एक स्ट्रिंजेंट एक्ट है एंड इसमें बेल ग्रांट होना इजी नहीं है, कि इट्स अ टफ बोलते हैं ना वो टफ एक्ट है, दैट स्ट्रिक्ट लॉ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम बेल ग्रांट करी थी इन कंडीशंस के ऊपर रिगार्डिंग द 50,000 का बेल बॉन्ड। इन प्रोहिबिट करा था ऑफिशियल ड्यूटीज से कि बिना परमिशन के वो किसी भी ऑफिशियल ड्यूटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड जस्टिस संजीव खन्ना ने एम्फसाइज करा था एक लार्जर क्वेश्चन रिगार्डिंग दी अरेस्ट वैलिडिटी और प्रोसीजरल कंप्लायंस रिगार्डिंग सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए, कि ये जो चीज है ये एक लार्जर बेंच के थ्रू रिव्यू to be reviewed by larger bench. The court noted कि interim bail should be was granted considering the upcoming जो interim bail grant करी गई थी कोर्ट द्वारा वो इसलिए करी गई थी due to the upcoming लोकसभा elections and to ensure कि fair legal process हो वहाँ पे। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। Okay, so next case regarding है इन alleged rape case आरजे मेडिकल कॉलेज का केस है। तो दिस केस वाज रिगार्डिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जो इसकी 36 आवर्स की शिफ्ट थी एंड शी वाज मर्डर्ड एंड एलिजिबली रेप्ड
ड्यूरिंग दैट हर शिफ्ट ओनली। इनिशियली जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है उन्होंने इस पे सुसाइड का लेबल लगाकर दे दिया था, बट केस वाज लेटर रिक्लासिफाइड एज मर्डर following public outrage and FIR. Concerns over the investigation credibly led the Calcutta High Court to transfer the case to CBI. ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में हेल्थ के प्रोफेशनल्स के लिए, कि एक पर्टिकुलर वर्किंग एरियाज और आपके वर्किंग कंडीशंस में आपकी सेफ्टी वगैरह का कंडीशन इशू क्रिएट होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तो इशू क्रिएट होता है कि क्या मेजर्स लेने चाहिए टू इंश्योर कि एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, पर्टिकुलरली अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। रिगार्डिंग दिस सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी एक 9 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स टू ड्राफ्ट अ नेशनल प्रोटोकॉल एड्रेसिंग की प्रिवेंटिंग वायलेंस, स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ। डेवलप करना एक सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्किंग कंडीशंस। तो कोर्ट ने डायरेक्ट करा था सीबीआई को और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को कि वो एक अपनी स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करे ऑन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द मर्डर वैंडलिज्म इंसिडेंट के बारे में। एंड इस जजमेंट एम्फेसाइज करती है रिगार्डिंग द सिस्टमेटिक रिफॉर्म कि वो इंश्योर करे कि हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी एंड डिग्निटी हो वर्क प्लेस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीदी आई गेस रिगार्डिंग दिस ओनली बीएसए में एक न्यू सेक्शन भी तो ऐड हुआ है ना? हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये बेल के रिगार्डिंग केस है। So the Manish Sisodia, he was a former deputy chief minister और एक्साइज मिनिस्टर थे दिल्ली के, जो कि सीबीआर ईडी द्वारा 2023 में अरेस्ट किए गए थे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रिगार्डिंग दिल्ली एक्साइज पॉलिसी ओनली। सो ही वाज एक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग हिज पोजीशन टू बेनिफिट सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस इन केस ऑफ ब्राइब्स के केस में, एलिजिडली फंड लॉन्ड्रिंग मनी, मतलब वही मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग ओनली। पहले उनको इनिशियली उनकी बेल डिनाई कर दी गई थी, बट लेटर ही was granted bail by Supreme Court due to prolonged trial delays. Usually issue इसमें create होता है कि whether prolonged delay in trial justify granting bail. इनको इस केस में ये हुआ था basically that this person was arrested, but इनका प्रॉपर ट्रायल जो था वो नहीं कंडक्ट हुआ था, बस अरेस्ट कर लिया था इनको, इनका ट्रायल काफी डिले हो गया था। तो इश्यू क्रिएट होता है कि क्या डिले इन ट्रायल जस्टिफाई करता है बेल ग्रांट करने के लिए डिस्पाइट सीरियस एलिगेशंस ऑफ आईपीसी, पीसी और पीएमएलए के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट करी बेल मनीष सिसोदिया को, साइटिंग के क्योंकि इनके ट्रायल को कंक्लूड करने में डिले हुआ था, तो क्योंकि हर पर्सन का राइट टू लिबर्टी है, दिस वाज द कंडीशन कि इस कंडीशन पे क्योंकि उनका ट्रायल डिले था तो उनको बेल ग्रांट कर दी गई थी with a bond of I guess 10 lakh rupees with 2 sureties, surrendering the passport। और जस्टिस गवई ने एम्फेसाइज करा था कि ये इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस द एक्यूज्ड राइट टू लिबर्टी विद द सीरियसनेस ऑफ एलिगेशंस, दोनों को बैलेंस करके चलना है ये चीज। नेक्स्ट बात करता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसमें दिस केस वाज रिगार्डिंग कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कंसिस्ट करती है 250 इलेक्टेड मेंबर्स में, जिसमें से 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं एज पर दिस सेक्शन ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आम आदमी पार्टी की विक्ट्री के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने डायरेक्टली, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल के पास पावर थी नॉमिनेट करने के लिए मेंबर्स को, सो ही डायरेक्टली नॉमिनेटेड 10 मेंबर्स विदाउट कंसल्टिंग विद द दिल्ली गवर्नमेंट। तो उनकी इंडिपेंडेंस, और यूजुअली ये बिकॉज ऑफ दिस ही यूज्ड हिज पावर अंडर द डीएमसी एक्ट। दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज करा इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के बाउंड नहीं है रिगार्डिंग द नॉमिनेटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। जस्टिस नरसिम्हा ने क्लैरिफाई करा था कि डीएमसी एक्ट के एज पर व्हिच इज एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, वो एक्सप्रेसली ग्रांट करता है डिस्क्रिशनरी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो बिना दिल्ली गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के वो खुद से नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट केस है द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केस है। ओके, सो दिस केस वाज रिगार्डिंग आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करा है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स कास्ट है शेड्यूल कास्ट, कि कास्ट को हम एज ए शेड्यूल कास्ट मारेंगे और एनी लिस्ट टू चेंज।
ओके, सो यूजुअली इस केस में ये हुआ था कि बेसिकली जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है पंजाब 2006 एक्ट के अंदर, वो रिजर्व पॉलिसी शुड बी 50% ऑफ दी 50% ही आपकी वैकेंसीज रिजर्व होंगी। बट इन्होंने क्या करा था, इसमें 50% इन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर सर्टेन सबकास्ट बना दी थी फॉर रिजर्वेशन कैटेगरीज। तो पंजाब हाईकोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरी में, पर्टिकुलर कास्ट के अंदर सब कास्ट नहीं बना सकते। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने एंड इवन बेस्ड ऑन जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था, इट वाज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट अर्लियर रूलिंग इन ईडी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में, कि आप स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो आगे क्लासेस को सब क्लासिफाई कर पाए। पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन को चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट ने, लीडिंग टू फर्दर रेफर टू लार्जर बेंच। तो इशू क्रिएट होता है कि क्या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली सब क्लासिफाई कर सकती है शेड्यूल कास्ट को फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन अंडर 341, कि क्या हम पर्टिकुलर कास्ट को अंदर और सब क्लासिफाई करके रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6/6 की मेजोरिटी के थ्रू अपहेल्ड करा था कि स्टेट्स के पास पावर है सब क्लासिफाई करने की शेड्यूल कास्ट को फॉर द रिजर्वेशन पर्पसेस। ओके, नेक्स्ट है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केस है। नाउ दिस केस इज रिगार्डिंग द एडवोकेट्स एक्ट, जिसमें हमारी फीस के रिगार्डिंग एनरोलमेंट फीस के रिगार्डिंग के जो एडवोकेट्स एक्ट में सेक्शन 24 में प्रिस्क्राइब करेगी एक स्टैट्यूटरी फी 600 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 100 रुपीज फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए। बट लॉ ग्रेजुएट्स ने चैलेंज करा कि हायर एनरोलमेंट फीस चार्ज करी जाती है स्टेट बार काउंसिल्स के थ्रू, जो कि 10,000 से 50,000 तक क्लेम कर रेंज में जाती है, विच इज इलीगल एंड विच इज वायलेटेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो स्टेट बार काउंसिल्स ने डिफेंड करा फीस के ये एडमिनिस्ट्रेटिव और वेलफेयर कॉस्ट के अंदर आती है एंड इट इज वेरी नेसेसरी। तो इश्यू ये क्रिएट होता है कि क्या स्टेट बार काउंसिल्स एनरोलमेंट फीस सीट कर सकती है बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी लिमिट विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड अंडर सेक्शन 24, कि सेक्शन 24 में जो मेंशन है एक पर्टिकुलर फीस क्या वो उसके एक्सीड जा सकते हैं, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि स्टेट बार काउंसिल के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी लिमिट्स या एक प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट है फीस की एडवोकेट्स एक्ट के अंदर उसके बियॉन्ड जाए। सो चार्जिंग एक्सेसिव फीस जो है वो वॉयलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 के। नेक्स्ट है सेक्शन ओके, सो नेक्स्ट केस बात करता है जीन कैंपेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि एक एनजीओ ने यूनियन चैलेंज करा था यूनियन गवर्नमेंट की कंडीशन को रिगार्डिंग दी बिकॉज इट अप्रूव्ड फॉर द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। तो दिस आर्ग्यूड की जो जेनेटिकली, बिकॉज जो यूनियन गवर्नमेंट है अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एक मस्टर्ड हाइब्रिड है। सो बेसिकली दिस इज द क्रॉप विच इज रिगार्डिंग ये क्रॉप है रिगार्डिंग फूड ओनली। अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे तो ये पोटेंशियली हमारे इन्वायरमेंट और हेल्थ रिस्क को एड्रेस करती है रिगार्डिंग दिस ओनली, कि हम नहीं करना चाहिए। तो एनजीओ ने चैलेंज करा था क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड को। अब ये करा था उन्होंने रिगार्डिंग ये करा था इन फ्रेमवर्क ऑफ जो उन्होंने पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म रूल्स, जो कि इनसफिशिएंट है इसको एड्रेस करने के लिए, कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड को आप ऐसे वो नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन यही आता है कि वो हमारी हेल्थ रिस्क के रिगार्डिंग है। पिटीशन में ये भी क्लेम करा गया था कि क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को या आर्टिकल 21 को वायलेट करता है कि नहीं रिगार्ड एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, बिकॉज आप ऐसे ही जीन मॉडिफाइड किसी भी क्रॉप का आप जेनेटिक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यूनियन इसमें इश्यू क्रिएट हुआ था कि क्या यूनियन गवर्नमेंट की कंडीशनल अप्रूवल फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड वैलिड है एंड क्या ये कंप्लेंट विद एग्जिस्टिंग लीगल एंड इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करा था एक्सप्रेस वर्डिक्ट, मतलब तो इसमें जस्टिस नागरथा ने इनवैलिडेट कर दिया था अप्रूवल को, कि एड्रेस करते हुए कि अगर ये हमारे इन्वायरमेंट और हेल्थ कंसर्न से रिगार्डिंग है तो ये शुड नॉट बी वैलिडेट दैट GM
जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड को इनवैलिडेट कर दिया था, बट जस्टिस करोल ने अपहेल्ड करा था इस डिसीजन को, and it find it regarding the consistent with the regulatory norms के regarding. So because ये split verdict थी कि एक ने हाँ और एक ने ना बोला, तो उसमें इस केस को फर्दर रेफर करा गया था लार्जर बेंच पे, जिनका फाइनल डिटर्मिनेशन था. तो बोथ जस्टिस डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट, तो इन बोथ द जो जस्टिस थे इन्होंने डायरेक्ट करा था यूनियन गवर्नमेंट को कि वो फॉर्मुलेट करें नेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग द जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इन इंश्योरिंग के स्टेक होल्डर्स का इनपुट हो, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है दीदी? ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट. Okay, so next case है regarding MD Rahim Ali उर्फ अब्दुल रहीम वर्सेस द स्टेट ऑफ असम. सो दिस केस वाज रिगार्डिंग नेशनैलिटी चैलेंज के रिगार्डिंग कि ये जो पर्सन है 2006 में मोहम्मद रहीम अली फेस्ड अ नेशनैलिटी चैलेंज अंडर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. क्योंकि उसकी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हिज प्रूफ ऑफ हिज एंट्री इनटू इंडिया, जस्ट बिकॉज वो प्रूव नहीं कर पाया कि वो एक पर्टिकुलर 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया एंटर करा था, तो उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया था. फिर फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने 2012 में रूल करा था उसके अगेंस्ट एंड सब्सिक्वेंटली अपील करा था to the Guwahati High Court, which was failed. So after Supreme Court's intervention in 2017 for the reassessment, एक मिनट. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो. ओके, सो दिस केस वाज रिगार्डिंग उसकी नेशनैलिटी के चैलेंज के रिगार्डिंग ये केस था कि पहले फॉरेनर्स एक्ट के अंदर उसको फॉरेनर प्रूफ कर दिया गया था, एंड देन उसको वो ही सेम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंदर उसके अगेंस्ट ये रूल चला गया था. फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंट करा था 2017 में, एंड ही वाज अगेन क्लासिफाइड एज अ फॉरेनर. विच तो इशू ये क्रिएट होता है कि क्या अथॉरिटीज के पास सफिशिएंट एविडेंस है कि वो उसकी नेशनैलिटी को टू इनिशिएट द नेशनैलिटी डाउटिंग प्रोसीडिंग्स और क्लासिफाई कर सकते हैं अपीलेंट को एज अ फॉरेनर अंडर फॉरेन एक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था अपीलेंट के फेवर में, अफर्मिंग कि वो एक इंडियन सिटीजन है, एंड इन कोर्ट ने एम्फसाइज करा था अथॉरिटीज को वो एक कॉन्क्रीट मटेरियल एविडेंस prove that they should have a concrete material evidence किसी भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने से पहले कि वो एक पर्सन की नेशनैलिटी पे डाउट करे. नेक्स्ट है फ्रैंक विटर्स वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस है. सो इसमें फ्रैंक वाइटर्स था जो कि एक नाइजीरियन नेशनल था. ये एनडीपीएस एक्ट के अंडर इसको अरेस्ट करा गया था, एंड बेल की कंडीशन ये थी कि ये एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके लाया नेशनल नाइजीरियन हाई कमीशन से, एज वेल एज अगर इसको बेल ग्रांट होती है तो उसके बाद इसका जो गूगल पिन जो है गूगल मैप्स का ये भी 24 आवर्स के लिए कोर्ट को सबमिट करना होगा फॉर ट्रैकिंग हिज लोकेशन, कि जहां ये जाएगा हिज लोकेशन शुड बी ट्रैक्ड एवरी टाइम. सो एपेलेंट ने चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट में क्लेमिंग कि ये तो उसके प्राइवेसी राइट्स का वायलेशन है. इश्यू क्रिएट हुआ था कि क्या बेल कंडीशंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस एंड गूगल मैप्स की पिन ट्रैकिंग एक्सेसिव नहीं हो जाएगा रिगार्डिंग द अपीलेंट्स प्राइवेट फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि बेल कंडीशंस के लिए दिस इज एक्सेसिव, कि आप अननेसेसरी फॉर रिक्वायरिंग गूगल मैप पिन फॉर लोकेशन ट्रैकिंग जो है वो एक इन्फ्रिंजमेंट है उस पर्टिकुलर पर्सन के प्राइवेसी का अंडर आर्टिकल 21. एंड कोर्ट ने एक ऑल्टरनेटिव सजेशन रीजनेबल सजेस्ट करा था रिगार्डिंग the passport surrender and regular reporting to the police. So this was regarding कि अगर bail for granting bail person के जो rights है वो violate नहीं होने चाहिए, कि 24 hours his privacy should not be violated, that 24 hours he has been tracked by the courts. Next is Prabhi Purkasta versus State of NCT Delhi. ये UAPA का केस है regarding terrorist activities. So this person
who was the director of PPK Nucleic Studio Private Limited. He was arrested under UAPA and IPC provisions के regarding, and his arrest was, इसकी arrest को challenge किया गया था इस grounds पे, he arrested the challenge on the grounds कि appellant को उस arrest के time पे properly writing में inform नहीं करा गया था उसके reasons of arrest, as well as procedural lapse भी थे during that time. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी उसकी अपील, एंड ही प्रॉम्प्टेड कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे. इशू ये क्रिएट होता है कि क्या अरेस्ट एंड रिमांड ऑफ एपेलेंट इज इनवैलिड, क्या हम किसी भी पर्सन की अरेस्ट और रिमांड को इनवैलिड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अरेस्ट के टाइम पे उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट राइटिंग में नहीं प्रॉपरली बताए गए थे. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि the arrest is invalid. क्यों? क्योंकि the police officials were failed to communicate the ground of arrest in writing before the remand. So the court ने order करा appellant की release के लिए regarding bail conditions. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो आगे एम्फेसाइज करती है कि दिस इज प्रोसीजर सेफगार्ड्स के रिगार्डिंग कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते हो तो दैट इंडिविजुअल राइट्स और ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड रिमांड प्रोसेस सेफगार्ड करने के लिए, एंड रीजंस ऑफ अरेस्ट शुड बी टोल्ड. ठीक है दीदी? ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट. दीदी आपको सच में समझ आ रहा है ना, या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? नहीं नहीं ठीक है, आप कैरी करो और अच्छा समझा रहे हो. शरीफ अहमद, नेक्स्ट केस है शरीफ अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी 2024. दिस केस इज रिगार्डिंग CRPC. सो एपेलेंट यहाँ पे एक्यूज किया जाता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करा, पार्शियल पेमेंट एक्सेप्ट करी, बट ही वाज फेल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड रिफंड द पेमेंट. सो FIR लॉन्च हुई थी उस पर्सन के अगेंस्ट इन अंडर सेक्शन 420, 406, 506 ऑफ IPC, लीडिंग टू अ चार्जशीट बीइंग फाइल्ड अंडर 406 एंड 506. एपेलेंट की जो एपेलेंट का जो अटेम्प्ट था क्वैश करने का चार्जशीट को, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू डिसमिस कर दिया गया था, एंड ही अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. सो इशू था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड चार्जशीट अंडर 406 एंड 506 वैलिड है रिगार्डिंग दी अगर वहां पे एब्सेंस है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इंटेंट ऑफ अलार्म की, बिकॉज दिस केस वाज रिगार्डिंग ओनली दी अग्रीइंग टू सेल प्रॉपर्टी, एक्सेप्टिंग अ पार्शियल पेमेंट, एंड ही वाज जस्ट फेल्ड टू रजिस्टर और रिफंड द पेमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करी थी चार्जशीट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, फाइंडिंग के यहाँ पे कोई भी ट्रस्ट का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है एज पर सेक्शन 406 ऑफ IPC, ना ही यहाँ पे कुछ इंटेंट टू अलार्म है रिगार्डिंग सेक्शन 506. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दी चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 के it should include a sufficient material for the court to take the cognizance and to proceed the trial. नेक्स्ट है एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दिस केस वाज रिगार्डिंग कि सो द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उन्होंने चैलेंज करी थी रिलायबिलिटी ऑफ EVM मशीन्स के बारे में, इलेक्शंस के टाइम पे जो EVM मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, एंड डिमांड करी थी कि यहाँ तो वो आइदर पेपर बैलेट्स में या 100% वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स में टर्न हो जाए दोबारा से, जैसे ओल्ड टाइम्स में होता था, यूजिंग दी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल. इशू ये क्रिएट हुआ था कि क्या EVM या VVPAT के एग्जिस्टेंस से जो उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सफिशिएंटली इंश्योर करता है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को, या फिर उनको दोबारा पेपर बैलेट्स पे रिटर्न हो जाना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है पेपर बैलेट पे जाने के लिए और 100% VVPAT वेरिफिकेशंस के लिए. एग्जिस्टेंस ऑफ EVM मशीन्स एंड VVPAT सिस्टम जो है वो सफिशिएंट है व्हिच प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी. नेक्स्ट केस है रिगार्डिंग MK Ranjit Singh वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस केस वाज रिगार्डिंग एनवायरमेंट लॉ. सो जो ग्रीन इंडियन बस्टर्ड है ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि राजस्थान और गुजरात में फाइंड करी जाती है. तो यूजुअली इनका हैबिटेट लॉस हो रहा था ड्यू टू दी कोलिजन ऑफ दी ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस. सो जो ट्रांसमिशन लाइन से जो खंभे होते हैं उनकी जो तारों से टकरा करके ये जो स्पीशीज है देवर
इनका हैबिटेट खत्म हो रहा था, दे वर डाइंग। सो एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 32 की फॉर रिगार्डिंग दी कंजर्वेशन मेजर्स इनके रिगार्डिंग, रिजल्टिंग दी इन 2021 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कि ओवरहेड पावर लाइंस जो है इन इट्स हैबिटेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट करा था ओवरहेड पावर लाइंस को, कि जो ओवरहेड पावर लाइंस इन द सेंस कि जो खंभों की जो लाइंस होती हैं, एंड दे रिगार्डेड द इंस्टॉलेशन ऑफ द अंडरग्राउंड लाइंस, क्योंकि सो दैट बर्ड की डाइवर्सिटीज को उस पर्टिकुलर एरियाज में बर्ड डाइवर्टर्स और बर्ड डाइवर्टर्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर एरियाज में, सो दैट वो बर्ड्स को डाइवर्ट कर सके एंड उनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके, और ओवरहेड पावर लाइंस को रिस्ट्रिक्ट करा जाए, एंड इट मैंडेट्स द अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस के लिए। इशू ये क्रिएट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास करा था अंडरग्राउंड पावर लाइंस के लिए और बर्ड डाइवर्टर्स के लिए अक्रॉस दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट के लिए, क्या वो फीजिएबल है या कंपैटिबल है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग विच इज कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 का जो ये उनका जजमेंट थी उसको मॉडिफाई करा, एक्नॉलेज करा कि 99,000 स्क्वायर मीट की जो पावर लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन करना इज इम्प्रैक्टिकल एंड इट इज नॉट इवन पॉसिबल। सो एक्सपर्ट कमिटी बिठाई गई थी रिगार्डिंग दी इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग, कि वो अंडरग्राउंड पावर लाइंस और यूज ऑफ बर्ड डाइवर्टर्स के रिगार्डिंग, कि उनकी पर्टिकुलर, सो दिस वाज रिगार्डिंग कि पर्टिकुलरली उनकी हैबिटेट को बचाना है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो स्पीशीज है, उनकी हैबिटेट को बचाने के लिए, और रिगार्डिंग कि ये उनका कंजर्वेशन जो है वो बैलेंस रहे और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट केस है रिगार्डिंग नोबल एम पीस वर्सेस नोबल एम यूनियन ऑफ इंडिया। दी मैंने यहाँ से जो आगे के केस हैं अच्छे से पढ़े नहीं हुए, एक बार मैं आपको ये